एक नन्ही भिखारिन महारानी के शोक सभा कक्ष में घुस गई। भूख की तड़प से बच्ची ने मेज पर रखा ब्रेड चुरा लिया और टेबल के नीचे छुकर जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही एक पहरेदार ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, युवराज यश ने उसे रोक दिया। फिर यश ने पूछा, मेज पर चिकन और तरह तरह के पकवान रखे थे, फिर तुमने सिर्फ ब्रेड ही क्यों लिया? प्रियांशी ने मासूमियत से कहा, चिकन और अंडे बहुत महंगे होते हैं, सबसे सस्ता तो सिर्फ ब्रेड होता है। उसकी यह एक बात युवराज के दिल को छू गई और उन्होंने ब्रेड की पूरी प्लेट बच्ची को दे दी। जब वह मजे से खा रही थी तभी उसकी नजर ताबूत में लेटी युवरानी पर पड़ी। उसने पूछा, आंटी इस डिब्बे में सो क्यों रही हैं? युवराज का दिल टूट गया। उन्होंने बताया कि युवरानी की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय लड़की ने पास के गुलाब की आवाज सुनी। गुलाब कह रहा था, युवरानी मरी नहीं है। गुलाब बोला, युवरानी को जहरीला श्राप दिया गया है। लड़की तुरंत युवराज से बोली कि युवरानी की मौत नहीं हुई बल्कि उन पर एक श्राप है, लेकिन राज वैद्य ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। गुलाब घबरा कर बोला, यह श्राप 1000 बिच्छुओं के जहर से बनाया गया है, इसलिए वैद्य इसे पहचान ही नहीं सका। युवरानी की गुड़िया को 100 दिनों तक जहर में भिगोया गया था। उसे जला दो तो युवरानी तुरंत जिंदा हो जाएंगी। यह सुनते ही लड़की ने ब्रेड नीचे रखी, गुड़िया उठाई और उसे जलाने का सोचने लगी। फिर उसने गुड़िया को सीधे अंगीठी में फेंक दिया। जैसे जैसे गुड़िया जलने लगी उसमें से एक जहरीला बिच्छू हवा में निकला और पल भर में गायब हो गया। उसी क्षण युवरानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। राजवैद्य ने उनकी नब्ज देखी तो वह पूरी तरह सामान्य थी। युवरानी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अपनी जान बचाने वाली उस बच्ची को उन्होंने प्यार से हमारा नन्हा सौभाग्य सितारा कहा और उसे गोद ले लिया। उसी समय टूटी हुई टांग वाला महारानी का दूसरा बेटा वहां से गुजरा। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता ने इस लड़की को गोद लिया है तो वह गुस्से से भर गया और नौकरानी से उसे बर्फ वाले कमरे में ले जाने को कहा। उस बर्फीले कमरे में एक दुर्लभ कमल का फूल उगा था। उसका फल ही उसकी टांगों को ठीक करने वाली एकमात्र दवा था। आज उस फूल के खिलने का आखिरी दिन था, इसीलिए वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि फूल अभी तक खिला ही नहीं था, उल्टा उसकी कुछ पंखुड़ियां मुरझाने लगी थीं। इसका मतलब था कि उसकी टांगें शायद कभी ठीक नहीं होंगी। उसे लगा कि व्हील चेयर पर जिंदगी बिताने से तो मर जाना बेहतर है। लेकिन तभी एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया और बोला कि दूसरा लंगड़ा बेटा गायब हो गया है। सब लोग घबराकर उसे ढूंढने लगे। तभी प्रियांशी दरवाजे पर गई और ऑर्किड के फूल से पूछा, भैया कहाँ गए हैं? ऑर्किड ने जवाब दिया, वह बर्फ वाले कमरे में है। लड़की ने तुरंत युवराज को यह बात बता दी। युवराज को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। जब सब लोग बर्फ वाले कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूसरे युवा स्वामी का चेहरा बर्फ से ढका हुआ था और उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। उसे तुरंत आग के पास लाया गया। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। तभी छोटी लड़की फूल के पास गई और उसे अपने भाई को बचाने की विनती करने लगी। अचानक लड़की के आंसू फूल पर गिर पड़े। अगले ही पल फूल बोल उठा, अगर मुझे आग के पास गर्मी मिल जाए तो मैं खिल जाऊंगा और फल भी दे दूंगा। लड़की ने तुरंत सबको फूल की बात बता दी, लेकिन चमत्कारी वैद्य ने उसे रोक दिया। आगे के पार्ट के लिए मैं सबके लिए मेहनत से ड्रामा खोज कर लाता हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता।